करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। करें आज का लेक्चर स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4, है ना। टर्म्स करते हैं डेली हम 5-5 और साथ में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। तो लास्ट क्लास में हमने 5 टर्म्स कर ली थी। एक्ट ऑफ गॉड तो हमने कर लिया था, है ना। एक सेकेंड। एक्शन कर लिया था हमने, एडीबी कर लिया था। एडजर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं। आज की 5 टर्म करके एक बारी पुरानी भी सारी टर्म्स हम रिवाइज करेंगे आज, ठीक है। कल हमने कम्युनिकेशन का थोड़ा सा रिवीजन करा था, ओके। आज हम इसका रिवीजन कर लेंगे। जितनी हमने टर्म्स कर ली हैं आज की टर्म्स करके पुरानी एक बार सारी रिवाइज कर लेंगे, ओके। एडजर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहला टर्म क्या है हमारा? एडजर्नमेंट। क्या होता है एडजर्नमेंट का मतलब? एडजर्नमेंट का सिंपल मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्या करना? किसी चीज को पोस्टपोन करना। मतलब आज की क्लास में वो काम ना करा करके मैं कब कराऊंगी तुम्हें? नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो मैंने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया, मतलब एडजर्न कर दिया। क्या कर दिया? एडजर्न। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोर्ट सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा सुना है? तारीख पे तारीख, तो ये वही है। एडजर्नमेंट का मतलब क्या है? तारीख पे तारीख। तो क्विक रिकॉल में मैंने क्या लिखा है? मैंने यही लिखा है, तारीख पे तारीख। किसी चीज को क्या कर देना? किसी सेशन को, कोर्ट के सेशन को डिले कर देना। डिले एज इन पोस्टपोन कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? एडजर्नमेंट, ओके। और कहां-कहां ये टर्म यूज होता है? वेयर एल्स द एडजर्नमेंट हैपन। और कहां-कहां हम ये टर्म यूज करते हैं? अगर बिजनेस मीटिंग्स भी होती है ना, अगर बिजनेस मीटिंग्स कोरम की वजह से अगर क्या हो जाती हैं? पोस्टपोन हो जाती हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट बोलते हैं। क्या वहां पे भी हम क्या टर्म यूज करते हैं? एडजर्नमेंट। पार्लियामेंट के सेशंस भी अगर पोस्टपोन होते हैं तो वहां भी हम क्या टर्म यूज करते हैं? एडजर्नमेंट यूज करते हैं, ओके। तो सिंपल वर्ड्स क्या है? एडजर्नमेंट का मतलब ही क्या है? पोस्टपोन करना, ठीक है। एडजर्नमेंट मतलब पोस्टपोनमेंट करना। पोस्टपोनमेंट ऑफ कोर्ट सेशन अंटिल द अनदर टाइम और प्लेस। अगले टाइम अगले प्लेस के लिए उसको क्या कर देना? पोस्टपोन। दिस इज एडजर्नमेंट। क्विक रिकॉल में कैसे याद करेंगे? तारीख पे तारीख, ओके। चले आगे। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? एडजुडिकेशन। क्या कह रहे हैं? एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, मॉड्यूल में जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, अच्छा अभी कल रचिता आप मेरे से पूछ रहे थे कि मैम सारे ए फॉर एप्पल वाले ही टर्म्स हैं इसमें, है ना। यहाँ पर ना मैंने एक टर्म ऐड करा है अभी, आपका जजमेंट। क्यों ऐड करा है? थोड़ा सा ये रिलेट कर रहा है एडजुडिकेशन और जजमेंट, तो मैंने सोचा ये दोनों साथ में ही करा दूं। तो फिर मैंने ए फॉर एप्पल के साथ जे फॉर जोकर भी ऐड कर दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? समझेंगे, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। एडजुडिकेशन और जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले एडजुडिकेशन पढ़ते हैं। आपके मॉड्यूल में जो डेफिनेशन दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है? अ डिसीजन और सेंटेंस इम्पोज्ड बाय अ जज। ये डेफिनेशन दे रखी है आपके मॉड्यूल में। क्या कह रहे हैं? जो डिसीजन या फिर सेंटेंस, डिसीजन और सेंटेंस किसने? इम्पोज्ड बाय अ जज। और अगर हम जजमेंट के बारे में बात करें तो जजमेंट में भी क्या बोल रहे हैं? डिसीजन। दोनों में ही क्या बोल रहे हैं? फाइनल डिसीजन। दोनों में ही डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एडजुडिकेशन की बात करें तो एडजुडिकेशन का मतलब ना प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब शुरू से एंड तक का, हियरिंग से लेकर के डिसीजन तक का प्रोसेस। हियरिंग से लेकर के डिसीजन तक का प्रोसेस। दोनों पार्टीज को सुनना, एविडेंसेस को देखना, दोनों पार्टीज को सुनना, एविडेंसेस को देखना एंड फाइनली डिसीजन पर आना, इसको हम क्या बोलते हैं? एडजुडिकेशन। अगर आप मॉड्यूल की डेफिनेशन से पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां पर भी डिसीजन ही बोल रहे हैं और वहां पर भी क्या बोल रहे हैं? फाइनल डिसीजन। लेकिन यहां एडजुडिकेशन का मतलब रिलेट करता है प्रोसेस से। किससे रिलेट करता है? प्रोसेस। ये बोल रहा है वो पूरा प्रोसेस, कहां से? हियरिंग से लेकर के डिसीजन तक का पूरा प्रोसेस हमारा एडजुडिकेशन होता है। जब हम क्या करते हैं? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, केस को डिसाइड करते हैं, पूरा दोनों पार्टीज को सुनने से लेकर के एंड कंक्लूजन तक, ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा क्या रहता है? एडजुडिकेशन, ओके। क्या बोल रहे हैं? द लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग। लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग मतलब सॉल्विंग अ डिस्प्यूट और अ डिसाइडिंग अ केस। इट इज द फॉर्मल जजमेंट और अ डिसीजन गिवन बाय अ जज। तो यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे जजमेंट और डिसीजन के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पूरे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ हियरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उस हियरिंग से आपने क्या कंक्लूड करा, वो भी आपका किसमें इन्वॉल्व करता है? एडजुडिकेशन का ही पार्ट होता है, ओके। जजमेंट में क्या बोल रहे हैं? जजमेंट में बोल रहे हैं द फाइनल डिसीजन, द फाइनल डिसीजन और रूलिंग ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ इन अ सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन एट द एंड ऑफ द एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन के एंड होने पर, एडजुडिकेशन के एंड होने पर मतलब हियरिंग से डिसीजन तक का प्रोसेस खत्म हो गया। अब आपने क्या दे दिया? फाइनल जजमेंट। मतलब एक रिटन स्टेटमेंट दे दिया
क्या दे दिया, एक रिटन स्टेटमेंट जज के द्वारा दी गई, उसको हम क्या बोलते हैं, जजमेंट। क्विक रिकॉल में क्या लिखा है, फाइनल रिटन डिसीजन। क्या लिखा है, फाइनल रिटन डिसीजन। ओके, अगर हम दोनों को रिलेट करें तो क्या बोल रहे हैं, एडजुडिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, और जजमेंट का मतलब क्या है, फाइनल रिटन डिसीजन। जजमेंट का मतलब प्रोसेस नहीं होता, जजमेंट का मतलब प्रोसेस नहीं होता है। वो बोल रहे हैं आपका फाइनल डिसीजन। क्या बोल रहे हैं, आपका फाइनल डिसीजन, वो भी रिटन में, और एडजुडिकेशन पूरा आपका प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हमारा कितनी टर्म्स होगी, तीसरी है ना आज ये, एडजॉर्नमेंट, एडजुडिकेशन, जजमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना। नेक्स्ट क्या है हमारा, अफर्मेशन। अफर्मेशन देना मतलब डिक्लेयर करना, कोई स्टेटमेंट देना। ठीक है, क्या देना, कोई स्टेटमेंट देना। एक बार इसको रीड करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू, कोई चीज ऐसी बोलना जो क्या है, सच है। आपकी नजरों में वो चीज क्या है, वो बात जो है वो क्या है, सच है। तो डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी। कहां बोल रहे हैं आप, अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी, मतलब आप कोर्ट में खड़े होकर के कोई गवाही दे रहे हैं, कोर्ट में खड़े होकर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हैं कि मैं जो भी बोल रही हूं वो मैं सच बोल रही हूं, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोल रही हूं। इसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेशन देना। लेकिन कैसे देना, अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी। कैसे देना, अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी। ये क्या है, एक पनिशमेंट होती है, एक लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है। मतलब अगर मुझे पता चला, अगर तुम लोग पकड़े गए कि तुमने क्या बोला है, झूठ बोला है, अगर कोर्ट को, जज को पता चलता है कि तुम यहां पर जो अफर्मेशन देकर गए हो, वो क्या देकर गए हो, झूठी अफर्मेशन देकर गए हो, झूठी डिक्लेरेशन देकर गए हो, तो आपको कौन सी पेनल्टी लगती है, पेनल्टी ऑफ परजुरी, मतलब जेल होती है। उस झूठ बोलने की पनिशमेंट का नाम क्या है, पेनल्टी ऑफ परजुरी। उस झूठ बोलने की पनिशमेंट का नाम क्या है, पेनल्टी ऑफ परजुरी। आज हमने ये भी एक टर्म सीखी है इसमें, है ना। क्या कह रहे हैं, पेनल्टी ऑफ परजुरी क्या है, अगर आपने झूठ बोला तो झूठ बोलने पर जो सजा मिलेगी ना, उस सजा को हम क्या बोलते हैं, पेनल्टी ऑफ परजुरी। और उसका मतलब क्या होता है, जेल जाना। मतलब क्या होता है, जेल जाना। तो आप कोर्ट में खड़े होकर जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो ना, वो आपको पता है, वो आप कैसे बोल रहे हो, अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी आप वो स्टेटमेंट दे रहे हो। क्या बोल रहे हैं, डिक्लेयरिंग समथिंग, कुछ ऐसा डिक्लेयर करना, दैट इज समथिंग ट्रू टू योर नॉलेज, आपकी नॉलेज में वो सच होना चाहिए। यहां खड़े होकर झूठ नहीं बोलना, दैट इज टू बी ट्रू टू योर नॉलेज, अंडर, कैसे, अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी बाय अ पर्सन। अच्छा, यहां पे एक और ट्विस्ट है, कौन दे रहा है, कौन ये पेनल्टी, कौन ये अफर्मेशन दे रहा है, अफर्मेशन दे रहा है बाय अ पर्सन। कौन अफर्मेशन दे रहा है, बाय अ पर्सन, ऐसा पर्सन हु विल नॉट टेक एन ओथ, ऐसा पर्सन जो ओथ नहीं लेना चाहता है। क्यों, फॉर रिलीजियस और एनी अदर रीजन, या तो रिलीजियस पर्पस की वजह से या फिर कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन वो ओथ नहीं लेना चाहता। ओथ मतलब भगवान को साक्षी मानकर नहीं बोलना चाहता। तुमने सुना है मूवीज वगैरह में ऐसे, वो मैं गीता को साक्षी, गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूं, मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, है ना, सुना है ऐसा। तो वो बोल रहा है कि मैं गॉड को बीच में नहीं लाऊंगा, वो मैं गीता को साक्षी नहीं मानूंगा, मैं ओथ नहीं दूंगा। ऐसा पर्सन अफर्मेशन दे रहा है जिसने क्या बोला है कि मैं गीता पे हाथ नहीं रखूंगा, मैं ओथ नहीं दूंगा, मैं कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये ना ओथ एक्ट में भी, जो आपका ओथ एक्ट है ना, वहां पर भी ऐसा दे रखा है, अगर कोई पर्सन अपने रिलीजियस पर्पस की वजह से अगर वो मना करना चाहता है कि मैं किसी भगवान को मतलब साक्षी मानकर या भगवान की ऐसे ओथ लेकर के नहीं स्टेटमेंट देना चाहता, तो वो ना देना चाहे तो भी उसको अलाउड है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चल मैं ऐसे कर लेता हूं, या फिर ऐसे करते हैं ना, ऐसे फिंगर क्रॉस कर लो तो मुझे कसम नहीं लगेगी, करते हैं ना बच्चे ऐसे, है ना, मैंने फिंगर क्रॉस करनी, मुझे कसम नहीं लगेगी, ऐसी हरकत करते हैं। तो यहां पर चाहे आप कसम खा के झूठ बोलो या बिना कसम के झूठ बोलो, अगर आप पकड़े गए तो दोनों में पेनल्टीज कैसी होती हैं, दोनों में पेनल्टीज कैसी होती हैं, पेनल्टी अंडर परजुरी। पेनल्टी आपके ऊपर जो आपके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, अगर पकड़े गए तो कैसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जेल हो जाएगी आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टी ऑफ परजुरी, पेनल्टी ऑफ परजुरी। ओके, अब यहां पर भी एक दो चीजें हैं, क्या बोल रहे हैं, एक होता है ओथ, एक होता है ओथ, एक होता है अफर्मेशन। क्या होता है, ओथ, एक होता है अफर्मेशन। ओथ का मतलब क्या है, मैं भगवान को साक्षी मान के, मैं गीता पे हाथ रख के जो बोल रही हूं सच बोल रही हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रही हूं, दैट इज ओथ, दैट इज ओथ। जहां पर भगवान जी आ जाते हैं वो क्या बन जाती है, ओथ बन जाती है। जहां भगवान जी आ जाते हैं वो क्या बन जाती है,
ओथ बन जाती है। और जो विदाउट भगवान जी होता है वो क्या होती है, अफर्मेशन होती है। जो विदाउट भगवान जी होती है वो क्या होती है, अफर्मेशन। मैं गीता को साक्षी मान के नहीं बोलूंगा, बट स्टिल मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा नहीं बोलूंगा। अगर मैं पकड़ा जाता हूं झूठ बोलते हुए दोनों ही केसेस में, चाहे मैंने ओथ दी है या फिर मैंने अफर्मेशन दी है, तो दोनों ही केसेस में जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज पेनल्टी ऑफ परजुरी। दोनों ही केसेस में मुझे जेल हो जाएगी, अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी ही मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। ओके तो डेफिनेशन एक और बार पढ़ें, क्या बोल रहे हैं, डिक्लेयरिंग समथिंग, कुछ बोलना जो क्या है, ट्रू टू बी योर नॉलेज, आपके नॉलेज में, दैट इज ट्रू टू बी समथिंग टू बी ट्रू अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी। क्या है, डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू, जो सच है, और आप वो सच कैसे बोल रहे हो, अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी। और कौन दे रहा है, बाय अ पर्सन, ऐसा पर्सन दे रहा है हु विल नॉट टेक एन ओथ, वो कसम नहीं खाना चाहता है। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, है ना, नास्तिक कहते हैं ना उन्हें। क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सॉरी, जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम कसम नहीं खाएंगे। या फिर किसी किसी की ना रिलीजियस में मना होता है कसम खाना, मुस्लिम लोगों के शायद रिलीजन में मना होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, शायद मना होता है, तो वो कसम नहीं खाते हैं। तो जब वो वहां जाके कोई अफर्मेशन देते हैं तो वो मना कर देते हैं कि हम ऐसे भगवान को बीच में नहीं लाएंगे, पर हम सच बोल रहे हैं। तो और आपको जो ओथ आपका एक्ट है वो भी अलाउ करता है कि अगर पर्सन चाहता है वो कसम नहीं खाना चाहता तो इट्स फाइन, लेकिन पकड़े गए तो पेनल्टी ऑफ परजुरी। ओके वो तो, लेकिन यहां विटनेस के बारे में बात हो रही है, विटनेस भी या जो भी पर्सन, ठीक है। अब विटनेस ने तो क्या करा होता है ना, हम दोनों का डिस्प्यूट हुआ है, तुम वहां गई हो एज अ विटनेस, तो वहां पर तुम अफर्मेशन दे रही हो कि मैंने देखा था कि किसकी गलती थी, किसी की भी थी ठीक है, मैंने देखा था मैम की गलती नहीं थी, वो ही मैम से पंगे ले रहा था, है ना। तो तुम क्या बोल रही हो, मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैं पकड़ी जाती हूँ तो क्या करना, जेल भेज देना मुझे ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अफर्मेशन के बाद ये लास्ट टर्म है आज की, इसके बाद एजेंट नहीं करेंगे अभी। क्या है, एजेंडा, क्या होता है ये, क्विक रिकॉल में क्या लिखा है, टू डू लिस्ट। अच्छा ऊपर वाले का क्विक रिकॉल पढ़ा था हमने, क्या है क्विक रिकॉल में, क्या है, डिक्लेयरिंग समथिंग, डिक्लेरेशन देना विदाउट गॉड, डिक्लेरेशन देना विदाउट गॉड, मतलब भगवान जी को बीच में साक्षी मान के नहीं है, ठीक है। तो ओथ से डिफरेंट होता है ये, ओथ में भगवान जी आ जाते हैं, अफर्मेशन में नहीं आते हैं। एजेंडा का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, टू डू लिस्ट है। एजेंडा का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या कह रहे हैं, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, यस, किसकी टू डू लिस्ट, मीटिंग्स की टू डू लिस्ट, किसकी टू डू लिस्ट, मीटिंग्स की टू डू लिस्ट के बारे में बोल रहे हैं। अ प्रोग्राम लिस्टिंग आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन अ मीटिंग, जो भी आप बिजनेस मीटिंग में जो भी आइटम्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं, जिनके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके एजेंडा होते हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके एजेंडा होते हैं। और जो बिजनेस मीटिंग्स होती है ना, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, जो एजेंडा में लिखा है केवल आप वही डिस्कस कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी डिस्कस करोगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो हाँ जी ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर बोर्ड मीटिंग में जो एजेंडा में नहीं लिखा वो डिस्कस करते हैं ना, तो वो इनवैलिड हो जाता है, मतलब वो डिस्कशन अलाउड नहीं होता। आपको पहले ही बताना होगा, क्लास में घुसने से पहले ही मुझे बताना होगा कि आज मैं क्या क्या कराने वाली हूँ, उसके अलावा कुछ करा दिया तो तुम शायद उठ के चले जाओ, आपने तो ये बोला ही नहीं था कराने के लिए, ठीक है। तो एजेंडा में क्या है, टू डू लिस्ट आपकी। ओके तो क्या बोल रहे हैं, इट इज जर्नली सर्कुलेटेड विद द नोटिस ऑफ मीटिंग। मीटिंग जब होती है तो मीटिंग का जब नोटिस जाता है ना, नोटिस में बेसिकली ना आपका टाइम, डेट, वेन्यू लिखा होता है। नोटिस में क्या लिखा होता है, जो नोटिस ऑफ मीटिंग होता है ना, ये हम बनाना सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में याद है रचिता, हमने कल डिस्कस करा था, चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या सीखनी है, फॉर्मेटिंग सीखनी है। तो फॉर्मेटिंग में हम नोटिस बनाना भी सीखेंगे, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। और अभी जो एग्जाम हुआ है हमारा, उसमें आया भी था, 8 नंबर का आया था, आपको नोटिस बनाना है बोर्ड मीटिंग का। इसमें क्या दे रखा होता है, डेट, टाइम, आपका जो भी आपके वेन्यू कहाँ पर है, टाइमिंग्स क्या रहेगा, और आपके एजेंडा भी इसी में होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज जर्नली सर्कुलेटेड विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। जो एजेंडा है वो किसके साथ जाता है, आपका नोटिस के साथ ही चला जाता है, ठीक है। एजेंडा मतलब टू डू लिस्ट आपकी, टू डू लिस्ट किसकी, जो भी मीटिंग में आपको बिजनेस ट्रांजेक्ट करने हैं, जो जो आपको मीटिंग में बिजनेस ट्रांजेक्ट करने हैं उसकी टू डू लिस्ट। ओके चलें आगे।
तो आज की हमने 5 टर्म कर लिया। यहां तक हमारी कितनी टर्म्स हो गई हैं आज की क्लास तक? हमने 21 टर्म कर लिए हैं। फर्स्ट जो पेज है वो चैप्टर का नाम है, इसलिए 22nd। कुछ तो गड़बड़ है। 15 हमने कर लिया था, 16 हमने कर लिया था, 17, 18, 19, 20 देखो मिसिंग है ना यहाँ पे, यहाँ एरर है। दिस इज गोइंग टू बी 20। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 21। वही मैं कहूँ 21 टर्म हमने करी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेज नंबर देखा ना, पेज नंबर एक एक्स्ट्रा चल रहा है यहाँ पे, जो पेज नंबर है उससे एक टर्म हम ऊपर चल रहे हैं, तो 21 टर्म्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास तक हमने 21 टर्म्स कर लिए हैं। एक बार फटाफट से आज की क्लास में हमारी सारी 21 टर्म रिवाइज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? जब भी नेक्स्ट क्लास है, एग्जैक्टली जब भी नेक्स्ट क्लास है तो तुम्हारा टेस्ट होगा किसका? इन 21 टर्म्स का। कुछ टर्म्स तुम्हें क्या होंगी, लिख के दिखानी होंगी, कुछ के क्विक रिकॉल्स मुझे बताने होंगे, और मैं डेफिनेशन लिखूंगी, तुम्हें मुझे बताना होगा इस टर्म का मीनिंग क्या, मतलब इस टर्म, ये टर्म क्या है। डेफिनेशन में लिखूंगी, आपको बताना होगा ये टर्म क्या है, किसकी कौन सी टर्म की डेफिनेशन लिखी है। तो सिर्फ 21 टर्म है ना, तो ये याद करनी है। धीरे धीरे करेंगे तभी याद होगा। एकदम से मैं तुम्हें बोलूंगी ना 50 टर्म्स का टेस्ट है तो परेशान हो जाओगे। 5-5, 10-10 करके क्लास में करेंगे, 20-20 टर्म्स करके टेस्ट करेंगे, तो मैं समझी नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, हाँ डेफिनेशन नहीं, अपने मन से नहीं सुनाना। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा, जो अब मॉड्यूल की इजी थी वही लिख दिया, जो मॉड्यूल की थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी वो मैंने थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर दिया, वही याद कर लेना। अपनी तरफ से आप रिसर्च करोगे, बाकी देख लेना, तुम अपने एंड से भी लिख सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में तुम अपने एंड से भी लिख सकते हो। एक एक नंबर की डेफिनेशन आती है। 8 नंबर का क्वेश्चन आया था अभी, 8 डेफिनेशन समझानी थी, 1 मार्क्स फॉर ईच डेफिनेशन, एक नंबर एक डेफिनेशन का था। ठीक है, तो 21 डेफिनेशन आपको नेक्स्ट क्लास तक याद करनी है। देयर विल बी अ टेस्ट। कुछ डेफिनेशन मुझे लिख के दिखानी होंगी, कुछ डेफिनेशन मैं लिखूंगी, तुम्हें मुझे बताना होगा ये क्या है। ठीक है, क्विक रिकॉल्स के साथ याद करना, इजी हो जाएगा उनको याद करना। एक क्विक रिकॉल लिखने का बाहर पूछना पड़ेगा, ये कहाँ से होगा? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे सॉकेट? चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। रचिता, तुमने टर्म्स वाली अभी क्लास नहीं देखी है ना? जो क्लास देखी थी उसमें टर्म्स नहीं कराई थी मैंने। चलो, सबसे पहली टर्म क्या थी हमारी? मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या था? मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब प्रोसेस होता है या लोग होते हैं? लोग। यहाँ पे हम जो बिजनेस स्टडीज में पढ़कर आए थे, हम उसमें क्या पढ़कर आए थे? प्रोसेस पढ़कर आए थे। यहाँ पे प्रोसेस के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये प्रोसेस है। लेकिन यहाँ जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है, यहाँ पे बोल रहे हैं हम कंपनी चलाने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंपनी चलाने वाले लोगों को मैनेजमेंट बोलते हैं। जो लोगों से काम करा रहे हैं, जो करा रहे हैं वो क्या है? मैनेजमेंट है। जो करा रहे हैं वो क्या है? मैनेजमेंट। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर किससे काम करा रहा है? अपने सबॉर्डिनेट से काम करा रहा है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बन जाएगा? मैनेजमेंट बन जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बन जाएगा? मैनेजमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो क्विक रिकॉल में क्या लिखा है हमने? मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी चलाने वाले लोग। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस हमने पढ़ा था, बिजनेस का मतलब है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करती है किसमें? प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसका प्राइमरी मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी मोटिव क्या है? प्रॉफिट जनरेट करना। विच मीन्स क्विक रिकॉल में क्या है? नो प्रॉफिट नो बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी वो बिजनेस है, मतलब विद द एम टू जनरेट प्रॉफिट होना चाहिए, विद द एम टू जनरेट प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है?
एडवर्टाइजमेंट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। मार्केट का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रमोशन करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना अपने प्रोडक्ट का। किस लिए? ताकि आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए और प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो मार्केटिंग में हमने क्विक रिकॉल में क्या लिखा था? कस्टमर्स की नीड को समझो एंड उनको सेटिस्फाई करो। कस्टमर्स की नीड को समझो और उनको सेटिस्फाई करो। मतलब मार्केटिंग का मतलब आप रिसर्च करो, लोगों को मार्केट में क्या इस टाइम पे ट्रेंड चल रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, तो लोगों की नीड को पहले तो समझो और फिर उनको सेटिस्फाई करो। इसका मतलब क्या है? मार्केटिंग है। ओके, ये हमने ना बहुत डिटेल में समझा है, जैसे बाकी टर्म समझी थी, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्विक रिकॉल में हमने क्या लिखा है? क्विक रिकॉल में हमने लिखा है कस्टमर्स की नीड को समझो और उन्हें सेटिस्फाई करो, मार्केटिंग। प्रॉफिट में क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब जितना भी आपका एक्सपेंसेस से ऊपर, सॉरी, एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू निकालने के बाद जो पैसा, क्या बोल रही हूं मैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो क्या है? हमारे प्रॉफिट्स हैं। तो मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या बच जाता है? प्रॉफिट। ओके, तो टोटल रेवेन्यू जो एक्सीड कर रहे हैं आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स, ये हमारा प्रॉफिट होता है। लॉस में क्या होगा? एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यूज कम है, वो लॉस हो जाएगा। टेलीकॉम्यूटिंग में हमने क्या लिखा है? टेलीकॉम्यूटिंग का मतलब है टेक्नोलॉजीज का यूज करके घर बैठ के काम करना। तो वर्क फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजीज का यूज करके घर बैठ के काम करना, इसको हम क्या बोलते हैं? टेलीकॉम्यूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमने क्या सीखी थी? डाउन साइजिंग करना। डाउन साइजिंग करना, क्विक रिकॉल एक बार फटाफट से पढ़ते हैं। कैशियर को भगा के कैशियर की जगह क्या करना? मशीन्स लेकर आना। तो कियोस्क इसका एक क्या है? एग्जाम्पल है कियोस्क। अब आप मैकडोनल्ड्स वगैरह जाते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है? सेल्फ ऑर्डरिंग मशीन्स हैं, खुद जाओ अपना ऑर्डर दो, तो कैशियर वहां पे नहीं होता। तो डाउन साइजिंग करना मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को भगा देना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को भगा देना क्यों? अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, बिजनेस की कॉस्ट को कम करने के लिए एम्प्लॉइज को भगा देना। तो मतलब कैशियर की जगह मशीन्स ले आना, ये क्या होता है? डाउन साइजिंग। तो क्या बोल रहे हैं? कह सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? डाउन साइजिंग इज अ प्लान रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस कर देना। क्यों? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मेक द बिजनेस मोर एफिशिएंट। ओके, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? अपना काम दूसरों से कराना। क्विक रिकॉल में क्या है? एक्सटर्नल एक्सपर्ट हायर करना, अपना काम दूसरों से कराना, दैट इज आउटसोर्सिंग। अपना काम, मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है तो मैंने क्या करा? किसी और को हायर कर लिया जिसके पास वो एक्सपर्टीज है ना? क्या करा? उसको हायर कर लिया जिसके पास वो एक्सपर्टीज है, तो वो काम करके दे देगा। और जो मेरा कोर बिजनेस है टीचिंग करना, तो वो हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आउट करना कुछ सेलेक्टेड फंक्शन या फिर सेलेक्टेड एक्टिविटी किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, सो दैट आपका काम कैसे हो जाए? ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्या था हमारा टर्म? R&D। R&D का मतलब कुछ भी नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप क्यों करते हैं? इनोवेशंस करने के लिए, कुछ नए आइडियाज लाने के लिए, ऐसी एक्टिविटी करना जो पर्पसली डिजाइन है क्या करने के लिए? इन्वेंशन करने के लिए या फिर इनोवेशन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर्स हमने पढ़ा था, हर कंपनी के क्या होते हैं? हेडक्वार्टर्स होते हैं। हमने जैसे आईसीआईसीआई के बारे में बात करा था, तो आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। हेडक्वार्टर का मतलब कुछ भी नहीं होता, आपका मेन ऑफिस होता है या फिर कंपनी का दिमाग, जहां पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। उस मेन ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। हर कंपनी के हेडक्वार्टर्स होते हैं जहां पर वो क्या करते हैं? अपने मेन डिसीजन लेते हैं। कंपनी का दिमाग इज नोन एज हेडक्वार्टर्स। ओके, तो क्विक रिकॉल में हमने क्या लिखा है? कंपनी का दिमाग। मार्केट के बारे में बात करें, नेक्स्ट टर्म था हमारा मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट का मतलब कुछ भी नहीं है, जहां बायर हो, सेलर हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो, कंपटीशन हो, क्या बन जाती है? मार्केट। हमने डिस्कस करा था, मेरे फोन में भी मार्केट है। जोमैटो की एप्लीकेशन अगर मैं जाऊं, बायर है, मेरे को नूडल्स ऑर्डर करने हैं, सेलर है, हाँ मैंने ऑर्डर करे हैं, मतलब सेलर है जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, बायर एंड सेलर है, एक प्रोडक्ट है, नूडल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्केट बन जाएगी, ठीक है। तो नूडल्स का ऑर्डर देना जोमैटो से, वो भी क्या है? मार्केटिंग है। फिर हमने लास्ट क्लास में क्या करा था? हाँ जी, आप छुट्टी पर थे। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा था। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है केवल हाँ करना। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? यस बोलना। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? यस बोलना। तो यस किसके लिए बोलना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में यस बोलना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता था बच्चे? जब आप किसी के साथ उधार पे
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उधार पे सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो जो परचेजर था उसने बोला फॉर टाइम बीइंग तो मेरे पास पैसे नहीं है, बट आई एम रेडी टू गिव। नहीं 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 नहीं, आपको तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को? मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है, थैंक यू। मुझे भी नहीं आवाज आ रही है कुछ, मुझे भी नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टेंस हमने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था? एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम कब बनाते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसपे लिखा होता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन सो एंड सो अमाउंट मुझे देगा इस पर्टिकुलर डेट पे। तो उस पे लिखा है, सारी टर्म्स लिखी हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन सो एंड सो अमाउंट देगा इस पर्टिकुलर डेट पे, और मैंने नीचे क्या कर दिया? साइन कर दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ? अपनी हाँ दे रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, अपनी असेंट दे रही हूँ कि हाँ मैं रेडी हूं, 3 महीने बाद सो एंड सो अमाउंट मैं आपको दे दूंगी। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस करना। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस देना, मतलब हाँ करना। तो असेंट गिवन बाय अ पार्टी, एक पार्टी ने क्या दिया? असेंट, मतलब यस बोला है, असेंट दिया, यस बोला है। किसको? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। किसको यस बोला है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। उस पर साइन करके उसके फेस पर, या फिर अगर ऑनलाइन है तो एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करके उसने बोल दिया कि हाँ मैं रेडी हूं, मैं क्या करूंगा? आपको पैसे दूंगा। डिटेल के लिए प्लीज एक बार वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मुझसे। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, हाँ, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? नोटरी या क्लर्क, कोई भी एक जना, दोनों ही क्या होते हैं? गवर्नमेंट विटनेस होते हैं। फ्री एक्ट में हुए हैं, जबरदस्ती साइन नहीं कराए गए हैं, है ना। तो फॉर से किसी सेल डीड पे मैंने साइन करे हुए हैं कि मैं अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रही हूं, तो नोटरी और क्लर्क ने क्या करा है? नोटरी या क्लर्क ने क्या करा? उस पर एक स्टैंप लगा दिया है कि हाँ ये जो निकिता के साइन है ना, वो तुमने गन पॉइंट करके नहीं कराया है, फ्री एक्ट में कराया है उसने जबरदस्ती उससे उसकी प्रॉपर्टी पे साइन नहीं कराया। और ये एक्नॉलेजमेंट क्यों दी जाती है? फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। किसको? फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। क्विक रिकॉल में हमने क्या लिखा है? नोटरी या क्लर्क, ये कौन होते हैं? गवर्नमेंट विटनेस होते हैं। कौन होते हैं? गवर्नमेंट विटनेस होते हैं। इन्होंने क्या दिया? कंफर्मेशन दिया, इन्होंने हाँ करा है, इन्होंने कंफर्मेशन दी है कि जो इस पेपर पे, इस डॉक्यूमेंट पे साइन हो रखे हैं ना, वो फ्री एक्ट में हुए हैं, फोर्सफुली नहीं कराए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट देना। बेसिकली एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन देना। और कौन कौन दे रहा है कंफर्मेशन? क्लर्क, अटॉर्नी या फिर नोटरी। इनको हम क्या बोलते हैं? सरकारी विटनेस होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एक्विजिशन कॉस्ट, लिख लिया। नेक्स्ट बोल रहे हैं एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल खर्चा जो भी नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब फ्री सैंपल्स आपने मार्केट में दिए, डिस्काउंट्स दिए, इन्फ्लुएंसर्स को फीस दी है ताकि आपने आपके बिजनेस को वो क्या करें, आपके प्रोडक्ट को वो प्रमोट करें, तो उस पर जो आपने खर्चा करा है, जो भी आपका उसके ऊपर इंक्रीमेंटल कॉस्ट आया, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब बस यही होता है, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने जो भी खर्चा करा है, चाहे आपने उनको फ्री सैंपल्स दिए हैं, डिस्काउंट्स उनको दिए हैं, इन्फ्लुएंसर्स को कहा है कि हमारे प्रोडक्ट की क्या करो, एडवर्टीजमेंट करो, तो ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? एक्विजिशन कॉस्ट हो जाएंगे। एक्विजिशन कॉस्ट हो जाएंगे। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब कुछ भी नहीं है, समथिंग जो क्या हो, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, है ना। क्या हो? ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं ये, ठीक है। अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब चीजें क्या है? नेचुरल डिजास्टर है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्शन के बारे में बात करें तो एक्शन का मतलब क्या है? आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, मतलब मैं तुम पे क्या कर दूंगी? केस कर दूंगी। क्यों करूंगी तुम पे केस? अगर तुमने कुछ गलत काम किया है, या फिर मेरा कोई राइट वायलेट हो रहा है, या फिर कुछ गलत होने से बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे ऊपर केस करूंगी, और उस केस को मैं क्या बोलूंगी? कि मैंने क्या लिया है? एक्शन लिया है तुम्हारे अगेंस्ट, है ना। अगर सिविल कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट केस होते हैं, तो उसको एक्शन बोलते हैं। क्रिमिनल होते हैं तो क्रिमिनल केस या फिर प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है? सिविल के बारे में बात हो रही है, इस चीज को याद रखना बच्चे। सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात हो रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात नहीं हो रही है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एक्शन नहीं होता है, फिर वो क्रिमिनल केस बन जाता है, या फिर उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक्शन क्या है आपका? सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हम एक्शन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडीबी। एडीबी हमने क्या पढ़ा था? केवल एब्रीविएशन ही याद करनी है, एक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं?
एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं लोन एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को, किस लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आपकी इकोनॉमी में जितने भी ये क्या बने हुए हैं, मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं, मेट्रोज बनी हुई हैं, जितने भी हाईवेज बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, इन सब के लिए जो अगर गवर्नमेंट ली जाती है, आपकी इंडियन इकोनॉमी अगर जो इंडियन इकोनॉमी अगर लोन लेती है, आपकी गवर्नमेंट लोन लेती है, तो वो कहाँ से लेती है, एडीबी से लेती है। और इस टाइम पे इंडिया ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, किससे, एडीबी से, ठीक है। और इंडिया भी क्या है, इसकी मेंबर कंट्री है, क्योंकि ये केवल अपने मेंबर्स को ही क्या देते हैं, लोन देते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इसकी एब्रीवेशन याद करनी है। तो जब मैं टेस्ट लूंगी तुमसे, तो केवल मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूंगी, नीचे का सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए है, ये नहीं याद करना है, ठीक है। बट पढ़ लेना, जब जब तुम एडीबी पढ़ो तो 2 मिनट लगेंगे, एक बार रीड कर लेना, ताकि तुम्हें याद रहे एडीबी होता क्या है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या, इसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हमारा जो आज की टर्म हमने करी थी, क्या थी, एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट हमने क्या पढ़ा, क्या होता है, केवल पोस्टपोन करना। एडजर्नमेंट का मतलब क्या है, पोस्टपोनमेंट करना, पोस्टपोन करना किसको, कोर्ट के सेशंस को, कब, अनदर टाइम अनदर प्लेस पे, जिसको हम क्विक रिकॉल में क्या बोलेंगे, तारीख पे तारीख, क्या बोलेंगे, तारीख पे तारीख। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, एडजुडिकेशन का मतलब है प्रोसेस, हियरिंग से लेकर के डिसीजन का जितना भी प्रोसेस है वो क्या होता है, एडजुडिकेशन होता है। जजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल रिटन डिसीजन बाय द जज। जो जज ने फाइनल रिटन डिसीजन दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी कोर्ट में खड़े होके सच बोलना, कोर्ट में खड़े होके क्या बोलना, सच बोलना। पता चला कि वो झूठ है तो क्या मिलेगी आपको, पेनल्टी ऑफ परजुरी। क्या मिलेगी, पेनल्टी ऑफ परजुरी। तो कोर्ट में खड़े होके सच बोलना, लेकिन भगवान जी को साक्षी मान के नहीं बोल रहे हैं, उसको अफर्मेशन बोलते हैं। अगर भगवान जी को साक्षी मान के बोलेंगे तो वो क्या बन जाती है, ओथ बन जाती है। क्या बन जाती है, ओथ बन जाती है। ओके, इसके बाद हमने क्या करा था, लास्ट हमारा एजेंडा, जो कि क्या होता है, टू डू लिस्ट होता है। किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले वो क्या बनाते हैं, उसका एजेंडा बनाते हैं कि कल जो हम मीटिंग करेंगे उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, बैठ के बातें करेंगे, घर में क्या चल रहा है सबके ये करेंगे, नहीं, एक प्रॉपर एजेंडा, टू डू लिस्ट कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंडा। और ये एजेंडा कब भेजा जाता है, नोटिस के साथ भेजा जाता है, नोटिस के साथ। और नोटिस में क्या होता है, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब चीजें होती हैं। ओके, सो ये सारी टर्म्स हमारी हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या कराना है, सारी टर्म्स लर्न कराने हैं। दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर टुडेज क्लास। अब इसके बाद हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, चले। अभी तक सैम्पल पेपर जो देखा है और जो जून का पेपर देखा है उसमें क्या है, केवल टर्म्स पूछी गई हैं, यहाँ पे केस स्टडीज नहीं आएंगे। बाकी 3 चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें पूछने के लिए। 12 से 15 नंबर की वेटेज है अभी तक तो, ठीक है। अब ये मत सोचना मैम इतनी सारी टर्म्स 12 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 12 नंबर में ना नहीं होते हैं। और ये तो ईजी हो जाएगा यार, हम ऐसे 10-10, 5-5 करके करेंगे ना तो ईजी है। एक दिन लेके बैठोगे ना तुम्हें तो तुम शायद परेशान हो जाओगे। अब जैसे अभी 2-3 क्लास ही हुई हैं, आज 4th क्लास है हमारी और 20 टर्म्स हमने कर लिए हैं। अभी देखो ना कितनी जल्दी 50 टर्म्स हो जाएंगी। 5th क्लास है यार आज हमारी, है ना, 5th क्लास है। और पहली क्लास में तो हमने टर्म्स करी ही नहीं थी, कहाँ ध्यान है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तुम नहीं आए ना बीच में, तो तुम्हारे लिए 4th हो गया ना, है ना। 5 क्लास है जिसमें से पहली क्लास में हमने टर्म करी नहीं थी, दूसरी क्लास में मैंने केवल 2 टर्म्स कराई थी। हमने शुरू ही तीसरी क्लास से करा, तो 3rd, 4th, 5th 3 क्लासेस में हमने, गुड मॉर्निंग जी, हाँ जी, क्लास अभी शुरू हुई है, सही बोल रहे हो। कितने बजे शुरू होती है हमारी क्लास, इट्स ऑलरेडी 11:22, 10:35, 40 से शुरू हो जाती है। आज हमने कुछ नहीं करा, जो पुराने हमारी टर्म्स थी वो हमने सारी रिवाइज करी हैं और आज की नई 5 टर्म्स करी हैं, ठीक है। ओके, मिल गई मार्कशीट, मिल गई, सो कांग्रेचुलेशंस। फिर कल से छुट्टी नहीं करोगे तुम, है ना, नेक्स्ट क्लास से शायद तुम्हें घर से उठाया जाएगा छुट्टी करी तो। चलो, हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि हमने केवल 3 क्लासेस में कर लिए हैं ये 20-21 टर्म्स, तो ठीक है, हो जाएगा, है ना। ओके, करें कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। कम्युनिकेशन में हमने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, हमें साथ साथ लिखना भी था ना, हमने लिखा भी नहीं है। हमने इसका कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कर ली है, सिग्निफिकेंस हमने कर लिए हैं,
हमने इसका स्ट्रैटेजी पढ़ लिया है, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफाइन कर लिया, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या पढ़ लिए हैं, हमने रीजंस हमने पढ़ 6 रीजन वाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लिया हमने। और हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कर लिया। तो हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ऑल्दो ये हमने, हाँ लेकिन हमने सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस करा था, हमने रीड नहीं करा था, अगर तुम्हें याद हो तो। सिर्फ मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लिख के दिखाया था, एक ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल लिख के दिखाया था, एक तुम्हारी टीचर का एग्जाम्पल लिख के दिखाया था, हमने इसको रीड नहीं करा था ना। इसको रीड करेंगे और एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। एक क्वेश्चन राइटिंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे एक, और इसको रीड करेंगे। चलो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऐसे तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो? कभी मैम चैप्टर नंबर 4 पे ले जाती हैं, कभी 2 पे ले आती हैं, मतलब तुम प्रोसेस कर पा रहे हो ना, है ना? वहां तो सिर्फ हम टर्म्स कर रहे हैं 5-5। मतलब तुम्हें ये पैटर्न ठीक लग रहा है कि डेली 5-5 टर्म्स करने का? अगर तुम कहो कि पूरी 1 घंटे की क्लास सिर्फ कम्युनिकेशन पढ़ाओ और कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, फिर चैप्टर नंबर 3 कराओ, फिर चैप्टर नंबर 4, तो मैं ऐसे भी चलने को तैयार हूं। बट आई वुड से कि 5-5 टर्म्स वुड बी द बेटर एंड एफिशिएंट वे टू लर्न वोकैबुलरी। बीइंग अ टीचर मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी, बाकी तुम बताओ कैसे प्रोसीड करना चाहिए। गर्मी लग रही है? एग्रीगेट 50% चाहिए होता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे आपको 40 चाहिए होता है। जैसे ये पेपर हमारा कितना है, 100 मार्क्स का है ना, तो 100 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए इस सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर चारों में 40-40 आ गए तो टोटल कितना बनेगा? 160। लेकिन तो भी तुम क्या हो गए, फेल हो गए। 4 पेपर है हमारे, आओ एक बारी फटाफट से देखो। पेपर नंबर 1 हमारा कौन सा है? कम्युनिकेशन, जो मेरे साथ है तुम लोगों का। पेपर नंबर 2 के हाँ, पेपर नंबर 1 क्या अकाउंट्स है ना? नहीं, पेपर नंबर 1 कम्युनिकेशन है, पेपर नंबर 2 अकाउंट्स है, सॉरी। क्लासेस पहले अकाउंट्स की होती है तो मैं कंफ्यूज हो गई, पहले आपका अकाउंट्स है, नहीं, पेपर नंबर 2 अकाउंट्स है। देन पेपर नंबर 3 क्या है हमारा? हाँ, हमारा इको है, और इसमें बिजनेस स्टडीज नहीं है, इन्वायरमेंट हमें पढ़ना है ना? हाँ, इसमें हमें एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत। और पेपर नंबर 4 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लॉ पढ़ना है तुम्हें इसमें, और मैनेजमेंट पढ़ना है। तो चारों ही पेपर तुम्हारे क्या है, 100 मार्क्स के हैं, है ना? चारों ही हमारे 100 मार्क्स के हैं। और अगर ईच पेपर का पासिंग परसेंटेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो पासिंग तुम्हारा ईच पेपर का कितना रहता है बच्चे? 40% रहता है। मतलब ईच पेपर में तुम्हें 40 मार्क्स तो स्कोर करने ही होंगे पास होने के लिए, है ना? तो पेपर में तो तुम क्या हो गए, पास। पेपर में तो क्या हो गए, पास। पास, लेकिन एग्रीगेट कितना चाहिए? यस, तो एग्रीगेट तुम्हारा नहीं बना। एग्रीगेट क्यों नहीं बना तुम्हारा? क्योंकि यहां पे आपका टोटल कितना बन गया, 160 बन गया। लेकिन 160 इज नॉट द 50% ऑफ 200, है ना? सॉरी, 400। 400 मार्क्स का पेपर है ना हमारा, तो 400 का 50% नहीं है। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, 400 में से आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 200 स्कोर करना है। 400 में से कैसा चाहिए, एटलीस्ट 200 तो तुम्हें नंबर चाहिए, 200 मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए पास होने के लिए, तभी तुम पास हो गए। लेकिन ईच पेपर में भी कितना चाहिए, 40 चाहिए। फॉर से तुम कम्युनिकेशन तो इतना पढ़ पढ़ के चले गए, यहां तुम 90 ले आए हो और यहाँ तुम्हारे 20 आ गए, यहाँ तो मोर देन 200 तो बन जाएगा, लेकिन पास नहीं हो पाओगे। इसमें क्या हो गया, अब आप इसमें फेल हो गए हैं, है ना? अब तुम्हें ये 200 वाला क्राइटेरिया भी, एग्रीगेट में भी तुम्हें क्या चाहिए, 200 चाहिए, 200 से ज्यादा चाहिए। और इंडिविजुअल वाला क्राइटेरिया भी तुम्हें फुलफिल करना है, मतलब 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में तो चाहिए, साथ में 40-40 करके मतलब तुम्हें 200 भी बनने चाहिए। तो आइडियली वी वुड से कि 50 नंबर का तुम टारगेट तो, और यार हम इतना छोटा टारगेट थोड़ी लेके चलेंगे, इतना छोटा टारगेट थोड़ी लेके चलेंगे। तो ये तो क्राइटेरिया है केवल। हाँ, दोबारा चारों, चारों दोबारा। अरे यार, यही तो होता है, यही तो प्रॉब्लम है, चारों दोबारा। ठीक है, और सोचना क्यों है, रहेंगे हम, क्यों रहेंगे भाई, है ना? अच्छे से पढ़ेंगे हम क्यों रहेंगे? रहने वाली तो सोच आनी ही नहीं चाहिए ना, डरना नहीं है, हो जाएगा।
हो जाएगा। अदीब ने बोल दिया तो हो ही जाएगा ना अदीब। सही है। कितना परसेंट आया 12th में? बताने ला यार, 12th का तो इस टाइम पे पेपर्स भी, मुझे भी, मेरे जो स्टूडेंट्स थे मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मतलब जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी भाई 90 95 लाएंगे यार, मजा नहीं आया मुझे भी। मैंने तो उनकी आंसर शीट्स भी देखी, चेकिंग भी मुझे मतलब सेटिस्फेक्टरी नहीं लगा। तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा? टॉप 4 का नहीं, ओवरऑल तुम्हारा पांचों सब्जेक्ट का कितना आया? ये आपका? कितने बेकार बच्चे हो तुम, इतना कम परसेंट आया हो। पढ़ाई नहीं करी थी या तुम्हारे अब ये एक्सक्यूज बना देते हैं, चलो पेपर अच्छे से चेक नहीं हुआ है ना। हाँ। मैं तो सोच रहा था मेरे बहुत अच्छे। अच्छा, अकाउंट्स में कम आया। चलो करें, प्रोसेस से स्टार्ट करें। तो आइडियली कितने लाने हैं? 50-50 नंबर एक हर सब्जेक्ट में लेकर आने, तभी पास होंगे। लेकिन हमें तो खाली 50 नहीं लाने हैं, अच्छे लाने हैं, ठीक है। चलो, कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था। कम्युनिकेशन होता क्या है, फटाफट से डेफिनेशन बताना एक बारी। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, टू वे प्रोसेस है। आंसर लिख कर लाए हो? अभी मुझे चेक कराना, वैसे आज मैं यही आंसर एग्जाम में भी ऐसे ही कर देना, लिखा नहीं है, राइटिंग पेपर है हमारा, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऐसे कैसे चलेगा। अभी मैं टेस्ट लूंगी तब क्या करोगी? लिखोगी? पक्का? तब तो दूंगी। तब तो दूंगी, ठीक है। होमवर्क भी करना है यार, जैसे डेली डेली 5 टर्म का टारगेट है, ऐसे एक एक क्वेश्चन। वैसे तो मैं प्लान कर रही हूँ डेली का एक एक क्वेश्चन, थोड़ा सा लेकिन कंटेंट और हो जाए। अभी तुम फिर मेरे लिए अभी नए नए बच्चे हो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, थोड़ा सा बड़ा कर दें तुम्हें, कर दें थोड़ा सा बड़ा, 10-15 दिन की क्लासेस लेके तुम्हें थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिर क्लासेस। कितना खुश हो जाते हो, क्लास नहीं है। लेकिन अभी कुछ हफ्तों के लिए ऐसा होगा, उसके बाद कभी कभी ऐसा भी हो सकता है संडे भी क्लास हो, है ना, टेस्ट हो, ऐसा हो सकता है। तो अभी के कुछ दिन, वही मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, 10-15 दिन, 20-25 क्लासेस, थोड़ा सा तुम्हें बड़ा करें, फिर तुम्हारे साथ डेली डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, मतलब एटलीस्ट मैं थोड़ा सा कंटेंट करा दूं, फिर डेली का एक एक क्वेश्चन, या तो क्लास में या फिर होमवर्क, लेकिन तब करना होगा। तब ऐसा नहीं मैम आता है आपने सब तो पढ़ा दिया, मुझे आता है, नहीं, मुझे लिख के दिखाना, ठीक है। ओके, चलो। अच्छा, हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो कम्युनिकेशन क्या था? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ two-way means of communicating, or either you would say communication is a process of what? Sending and receiving of information or message, कैसे? through verbal, बोल के, या फिर मम्मी का चाटा खा के, नॉन वर्बल, है ना, कल खाया था ना। तो वर्बल या फिर नॉन वर्बल, कैसे? विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो वो क्या बन जाता है? कम्युनिकेशन बन जाता है। अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं? तो देयर आर 7 स्टेप्स। क्या है? 7 मेजर स्टेप्स हैं। कितने हैं? 7 मेजर स्टेप हैं। सबसे पहला क्या है? सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। ओके, तो सबसे पहले क्या है? सेंडर। ऑब्वियसली जो पर्सन जिसकी दिमाग में आइडिया है ना, जिसके दिमाग में आइडिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रैफिक पुलिस वाला एग्जांपल लिया था, तो ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल कहां खड़े हैं? रेड लाइट पे खड़े हैं, तो वो क्या बन जाएगा? सेंडर। उसके दिमाग में आइडिया है कि जब जब कोई यहां से जाएगा और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी, मुझे क्या करना है? उसको रोकना है और चालान काटना है ना। तो उसके दिमाग में आइडिया है, तो कौन है वो? सेंडर है। उसके दिमाग में आइडिया है, तो वो कौन है? सेंडर है। उसने क्या एनकोड करा कि मुझे जो मैसेज भेजना है, पहले उसने अपने दिमाग में सोचा। सोचने को हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग करना। क्या बोलते हैं? सोचने को क्या बोलते हैं? एनकोडिंग करना। यहां पर जब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा, वो क्या है? एनकोडिंग है। ओके, उसके बाद उसने क्या करा? मैसेज, जो उसने सोचा उसको उसने मैसेज में कन्वर्ट करा कि मैं क्या करूंगा, ऐसे उसको बोलूंगा कि रुक जा, या ऐसे हाथ करूंगा। ये उसने क्या करा? अपने सोच को कन्वर्ट करना मैसेज में। क्या बोल रहे हैं? फॉर्म करना, टू बी फॉर्म्ड इनटू अ मैसेज। जो एनकोडेड था ना, जो उसने अपने दिमाग में सोचा था, उसको क्या कर दिया? उसने मैसेज में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या बन जाएगा? मैसेज। देन क्या था? कम्युनिकेशन चैनल, मतलब उसका मेथड। अब वो बोलेगा कैसे? उसने सामने से सेंडर, सोचने वाला कौन है? सेंडर।
उसने देखा सामने से एक पर्सन जा रहा है बिना सीट बेल्ट के, तो उसने अपने दिमाग में एनकोड कर लिया था कि मुझे रोकना है। फिर उसने मैसेज बनाया, कैसे रोकूंगा, जेस्चर करके। तो यहाँ पे चैनल मेथड कैसे था, कैसे उसने सोचा, उसने बोला कि मैं जेस्चर करूंगा। कैसे करूंगा, जेस्चर्स करूंगा, मतलब नॉन वर्बल मेथड से कम्युनिकेट करूंगा। कैसे करूंगा, नॉन वर्बल मेथड से कम्युनिकेट करूंगा। अभी फिर यहाँ पे उसने करा, रिसीवर भी तो चाहिए उसको देखने वाला कोई। मैं यहाँ खड़ी हूं बीइंग अ ट्रैफिक पुलिस, ऐसे ऐसे करी जा रही हूँ, क्या मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ? क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं, रिसीवर ही नहीं है, गाड़ियां ही नहीं जा रही है, लेकिन मैं यूं करे जा रही हूँ। किसको रोक रही हूं मैं? कोई गाड़ी तो जाए, कोई बिना सीट बेल्ट के तो जाए, उसको तो रोकूंगी, या यूं ही करती रहूं? नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देयर मस्ट बी रिसीवर। क्या होना चाहिए, वो कार ड्राइवर भी होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो क्या होना चाहिए, कार ड्राइवर भी होना चाहिए, तो रिसीवर भी होना चाहिए, उस मैसेज को सुनने वाला भी होना चाहिए, सुनने वाला भी होना चाहिए उस मैसेज को, है ना। डी कोड, फिर वो उसको क्या करेगा, समझेगा, उस मैसेज को समझेगा, इंटरप्रेट करेगा। क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा कि ये मुझे क्या बोल रहा है। रिसीवर मतलब ड्राइवर, रिसीवर मतलब ड्राइवर, उसने डी कोड करा। डी कोड करा कि मतलब क्या, मुझे रुकना है। वो ऐसे से जो हाथ दे रहा है, कौन, ट्रैफिक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे ऐसे से हाथ दे रहा है, तो ड्राइवर ने क्या डी कोड करा, उसने डी कोड करा, उसने इंटरप्रेट करा, उसने समझा कि मुझे क्या करना है, मुझे रुकना है। और उसने फीडबैक कैसे दिया, वो रुक गया, वो रुक गया, तो उसने क्या दे दिया, फीडबैक दे दिया। उसने क्या दे दिया, फीडबैक दे दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, पूरा प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। क्या आप दोबारा, हमारा क्वेश्चन क्या था, कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। टू वे मीन्स, जब बीइंग अ ट्रैफिक पुलिस मैं ऐसे ऐसे कर रही हूं, ना कोई ड्राइवर है, ना कोई रुक रहा है, ना कोई रुक ही नहीं रहा, मतलब मुझे फीडबैक और रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा, तो क्या ये वन वे था या टू वे था, वन वे था। और वन वे कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होता है। यस, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। नॉन वर्बल कैसे कम्युनिकेशन नहीं था, ये कम्युनिकेशन था ही नहीं, ये तो अकेला इंसान कुछ कुछ कर रहा है, अकेला इंसान ही बड़बड़ा रहा है, ये तो है ना। तो टू वे के लिए हमें क्या चाहिए, सुनने वाला भी चाहिए, सामने से रिस्पॉन्स भी चाहिए। तो क्या है कि साइकिल है, क्या है, साइकिल है, बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है। पहले क्या करेगा, सेंडर होगा, फिर वो एनकोड करेगा, उस एनकोडेड को मैसेज में कन्वर्ट करेगा, उस एनकोडेड को मैसेज में कन्वर्ट करेगा, देन चैनल किसके थ्रू भेजूं, बोल के भेजूं, लिख के भेजूं। कल ऑटो वाले अंकल से बात करी थी ना हमने, कैसे करी थी, मेल करा था, वीडियो बना के, अंकल मुझे मेट्रो स्टेशन का रास्ता दिखा दो, ऐसे करा था। कैसे हमने कम्युनिकेट करा था, बोल के करें, लिख के करें, वीडियो बना के दें, फोटो खींच के दें, कैसे कम्युनिकेट करें, चैनल क्या है। उसके बाद रिसीवर, ऑटो वाले अंकल चाहिए थे, देन डी कोड, वो समझेगा, फिर वो फीडबैक देगा कि हाँ बेटा यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ अंदर का रीड करें, अंदर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले, जैसे अभी हमने, बहुत है चलो रीड करते हैं अंदर का, समझ में आ गया ना। लेकिन एक बार लैंग्वेज रीड करते हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये प्रोसेस में क्या आगे पीछे हम लिख सकते हैं, पहले रिसीवर लिख दें, फिर सेंडर लिख दें, फिर फीडबैक लिख दें, या ये ऑर्डर में लिखेंगे, ऑर्डर में होना चाहिए। तो याद रखना, जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनके स्टेप्स हमेशा ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहले सेंडर होगा, उसके बाद डी कोड होगा, उसके बाद मैसेज बनेगा, है ना। तो सेंडर में क्या लिख रहे हैं, सेंडर कौन है, द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन। वो पर्सन जो क्या करता है, इनिशिएट करता है, किसको, कम्युनिकेशन को, मतलब स्टार्ट करता है। कैसे, बाय सेंडिंग द एनकोडेड मैसेज। कैसे स्टार्ट करेगा, अपने दिमाग में सोचे हुए मैसेज को भेज करके ही वो क्या करता है, इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को टू द रिसीवर। किसको सेंड कर रहा है, रिसीवर को, रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन बनाई गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंडर। ऐसा पर्सन जो इनिशिएट करेगा वो क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा। एंड देन द सेंडर इज द फर्स्ट पर्सन। और सेंडर क्या होता है, सबसे पहला पर्सन होता है जो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर क्या होता है, सबसे पहला पर्सन होता है जो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। द सेंडर इज द वन, सेंडर वो है जो रिस्पॉन्सिबल है, सेंडर वो है जो रिस्पॉन्सिबल है for the transmission of the correct information and conveyed to other। वो ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उस सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा रुकने के लिए बोल रहा है या जाने के लिए बोल रहा है,
तो सेंडर की प्रॉब्लम है, ये सेंडर रिस्पॉन्सिबल है कि वो किस तरीके से मैसेज दे कि सामने वाले को कन्वे होए, है ना। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है मैसेज समझाने के लिए, सेंडर या रिसीवर? सेंडर। रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंडर रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, आने के लिए बोल रहा है, जाने के लिए बोल रहा है, रुकने के लिए बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशिंग द मैसेजेस, मैसेज को ट्रांसमिशन करने के लिए सेंडर रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंडर। तो लास्ट लाइन क्या लिख रहे हैं? द सेंडर इज वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्ट इंफॉर्मेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा? सेंडर भेजेगा, सो दैट वो कन्वे कर पाए किसको? उस ड्राइवर को, या फिर अदर को, या फिर रिसीवर को। एनकोडिंग में क्या बोल रहे हैं? एनकोडिंग का मतलब क्या था? दिमाग में सोचना। एनकोडिंग का मतलब क्या था? अपने दिमाग में आइडिया को सोचना। तो एनकोडिंग इज डन बाय द एंड ऑफ सेंडर। कहां से होती है? ये भी सेंडर करता है। कौन करता है? सेंडर करता है। सो दैट इट कैन बी डीकोडेड। इस तरीके से वो सोचता है ताकि सामने वाला उसको क्या कर पाए? डीकोड कर पाए, रिसीवर जो है उसको समझ पाए इन द करेक्ट फॉर्म, इन द करेक्ट फॉर्म। तो मैंने क्या करा अपने दिमाग में? एनकोड करा बीइंग अ ट्रैफिक पुलिस कि मैं उसको ऐसे ऐसे करके रोकूंगा, ना कि ऐसे ऐसे करके रोकूंगा, सो दैट सामने वाला उसको डीकोड कर पाए, सामने वाला उसको क्या कर पाए? डीकोड कर पाए उसी करेक्ट फॉर्म में जैसे मैं समझाना चाहती हूं। द सेंडर एनकोड्स द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन वर्ड्स। अब मैं कैसे सोचूंगी उस मैसेज को? या तो वर्ड्स में सोचूंगी, सिंबल्स में सोचूंगी, बॉडी लैंग्वेज में सोचूंगी, साइन में, जेस्चर्स में, ताकि मैं उस टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू मैसेज, ताकि मैं उस इंफॉर्मेशन को क्या कर पाऊं? कन्वर्ट कर पाऊं मैसेज में। ओके ताकि उस इंफॉर्मेशन को मैं किस में कन्वर्ट कर पाऊं? मैसेज में कन्वर्ट कर पाऊं। द वे द सेंडर एनकोड्स द मैसेज, जिस तरीके से सेंडर अपने मैसेज को एनकोड करता है, वो बताता है, डिनोट करता है उसका परसेप्शन, उसका बैकग्राउंड, उसकी स्किल्स और उसकी नॉलेज कि वो कितना समझदार है। अब वो बेवकूफ है ट्रैफिक पुलिस वाला अगर वो ऐसे ऐसे कर रहा है, अगर वो उसको तमीज में ऐसे ऐसे कर रहा है, तो विच मीन्स ही इज इतना समझदार कि उसको पता है कैसे रोकना है उसको। समझ में आ रहा है? ओके तो यहां पे बोल रहे हैं कि एनकोडिंग बताता है कि आप कितने समझदार हैं, आपकी स्किल्स, आपके परसेप्शन, आपकी नॉलेज के बारे में बताता है ना। मैसेज के बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? मैसेज एज द मैसेज इज एनकोडेड। जैसे ही मैसेज एनकोड हो गया, जैसे ही दिमाग में सोच लिया, अब क्या करो? इट इज रेडी टू बी फॉर्म्ड इनटू अ मैसेज। जैसे ही दिमाग में सोचा, वो रेडी है कि आप उसको क्या बना दो? मैसेज बना दो बाय द सेंडर टू बी फर्दर कन्वे टू द रिसीवर, सो दैट अब हम रिसीवर को भेज पाए। ओके द मैसेज कैन बी ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, ग्राफ, जेस्चर, साइन, ये सब चीजें हो सकते हैं। चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्या है बच्चे? यहाँ पे मीडियम के बारे में बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं? आपको चूज करना है मीडियम थ्रू विच द इंफॉर्मेशन विल बी कन्वेड। किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को भेजेंगे, दैट इज मीडियम। It is important to choose the most appropriate channel to convey the message in the most right and effective manner. तो क्या बोल रहे हैं? जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन कैसे करें? राइट मेथड में कम्युनिकेट करें, एक मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल आप यूज करें। ठीक है, क्या यूज करें? मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल यूज करें। फॉर से आप बाहर हैं और मैं यहां से आपको आवाज लगा रही हूँ, अदीब 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 अदीब, सुनाई दे रहा? तो बोलने वाला तो है, सुनने वाला नहीं है। तो क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि मैं अपना मैसेज कॉल करके या मैसेज करके अदीब तक पहुंचाऊं ताकि उस तक पहुंचे? तो मैं यहाँ थोड़ी धीरे धीरे बोल जा रही हूँ, अदीब अदीब अदीब, क्या सुनाई दे रहा? नहीं। जब मुझे पता है वो मेरी रेंज में ही नहीं है, बहुत दूर है, उसको मेरी आवाज ही नहीं जा रही है, तो दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट मीडियम टू कन्वे योर मैसेज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द चैनल में भी, जो चैनल है वो क्या हो सकते हैं? लेटर्स हो सकते हैं, स्पीच हो सकते हैं, मतलब आप राइटिंग में दे रहे हैं, ईमेल दे रहे हैं, फोन कॉल्स दे रहे हैं। अभी अदीब वाले केस में मैंने क्या चूज करा? फोन कॉल चूज करा, रादर मैं यहाँ खड़े होके सिर्फ वन ऑन वन फेस टू फेस वाला चूज नहीं करा, मैंने क्या चूज करा? फोन कॉल वाला। मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए क्योंकि फेस टू फेस वाला अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे केस में, क्योंकि अदीब कहाँ है? अपने घर है या फिर दूसरे रूम में है। ओके और यही सब इन्होंने बोले हैं। चैनल्स आपके क्या हो सकते हैं? लेटर्स हो सकती हैं, स्पीच हो सकती हैं, ईमेल्स हो सकती हैं, फोन कॉल्स हो सकते हैं। ओके रिसीवर के बारे में बात करें। रिसीवर कौन है? रिसीवर वो बंदा होता है जो रिसीव करता है, जो रिसिपिएंट होता है, इज द वन फ्रॉम फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड। ये वो है जिसके लिए मैसेज बनाया था। वो मैसेज किसके लिए बनाया था हमने? ड्राइवर के लिए, कार ड्राइवर के लिए हमने वो मैसेज बनाया था। वो मैसेज किसके लिए बनाया था? कार ड्राइवर के लिए बनाया था। रिसीवर रिसीव्स एंड इंटरप्रेट द एनकोडेड मैसेज। रिसीवर क्या करता है? वो रिसीव करता है और उसको समझता है। ये मेरा जो एनकोडेड मैसेज था, उसने क्या करा? समझा कि मुझे रुकना है ना। उसने क्या करा? एनकोड डीकोड करा उसने। वो क्या करता है? एनकोडेड मैसेज को इंटरप्रेट करता है, एनकोडेड मैसेज को इंटरप्रेट करता है। और ये समझने की जो जिम्मेदारी है, डीकोडिंग प्योरली डिपेंड करता है द नॉलेज ऑफ रिसीवर पे। कोई नया नया ड्राइवर पता बना है और उसको ये नहीं पता ट्रैफिक पुलिस भी होती है या नहीं होती है। ट्रैफिक पुलिस रोक रही है और वो
चला गया। तो ये बोल रहे हैं उसकी नॉलेज उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डी कोड कर रहा है, उसको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसकी नॉलेज, किसकी नॉलेज, रिसीवर की नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इस मैसेज को परसीव कर रहा है, ले रहा है। डिकोडिंग का मतलब क्या है, डिकोडिंग इज डन बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज। डिकोडिंग कैसे होती है, रिसीवर से होती है। रिसीवर क्या करता है, इसको इंटरप्रेटेट करता है कैसे, एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। सेंडर उसको कैसे भेज रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, तो उसने क्या सुना, रुकना है रुकना है रुकना है। ओके, फीडबैक का मतलब क्या है, लास्ट यहां पर हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ, इट इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन, क्या है, रिस्पॉन्स और रिएक्शन है किसका, रिसीवर का, टू द सेंडर्स मैसेज। सेंडर्स के मैसेज के लिए रिस्पॉन्स और रिएक्शन है। फीडबैक कंफर्म्स वेदर द सेंडर हैज सेंड द करेक्ट मैसेज एंड रिसीवर हैज करेक्टली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड इट। क्या बोल रहे हैं, फीडबैक जो है वो कंफर्म करता है कि सेंडर को मैसेज, वो रुका ना, वो रुका, तो उसके रुकने से समझ में आ गया कि जो ट्रैफिक पुलिस ने मैसेज दिया था वो क्या था, करेक्ट मैसेज था। उसका रुकना, उसका फीडबैक ही मुझे बता रहा है, सेंडर को बता रहा है कि उसको अच्छे से समझ में आ गया और मैंने सही तरीके से उसको मैसेज दे दिया। फीडबैक इज नेसेसरी एज इट इंक्रीज द कम्युनिकेशन एफिशिएंसी एंड हेल्प द सेंडर टू नो कि रिसीवर को मैसेज अच्छे से इफेक्टिवली पहुंचा है और समझ आया है या नहीं आया। इजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से 7 स्टेप बताओ मुझे, फिर एक आंसर लिखते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। बताओ जल्दी से 7 स्टेप्स। फिर मैसेज देता है, फिर फिर डिकोड होता है, फिर फीडबैक होता है। दोबारा, सबसे पहले कौन होता है, सेंडर होता है, फिर एनकोड करता है, वो दिमाग में सोचता है, दिमाग में सोचे हुए मैसेज को वो क्या करता है, मैसेज में कन्वर्ट करता है, फिर कम्युनिकेशन चैनल ढूंढता है कि वो कैसे कम्युनिकेट करे, फिर रिसीवर आ जाता है, रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है और वो फीडबैक दे देता है। तो ये क्या हमारा प्रोसेस है, किसका, कम्युनिकेशन का। ठीक है, कल की क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने, मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, और अगर तुमने लिखा है तो प्लीज क्लास के एंड में मुझे चेक कराना। और जिस बच्चे ने ऐसा सोचा है कि मुझे आता है और मैं लिख लूंगी और मैं बाद में लिख के लाऊंगी, उस बच्चे की नेक्स्ट क्लास से पिटाई होगी अगर नहीं करा तो। ठीक है, कर सकते हैं आप बच्चों की पिटाई, क्या कह रहे हो मैम, नहीं अब हम बड़े हो गए, पिटाई थोड़ी खाएंगे। लिखो, क्वेश्चन क्या था हमारा, कम्युनिकेशन इज, क्या था क्वेश्चन, communication is two-way means of communicating information। फिर क्या था, डू यू अग्री, यस। explain with reasons। ओके, आंसर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्या है कम्युनिकेशन, इट इज अ कम्युनिकेशन, वेरी नाइस, कम्युनिकेशन इज अ exchange of ideas, information, opinion, yes, through verbal and non-verbal method between two or more person और कैसे, with the purpose of, yes, with the purpose of building an understanding।
क्या कह रहे हैं, यस, ये पूछ रहे हैं डू यू अग्री, तो यहां बोल रहे हैं यस आई एम अग्री, यस आई एम अग्री दैट कम्युनिकेशन इज अ टू वे, टू वे प्रोसेस, टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर टू वे प्रोसेस है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट, communication is not completed until, जब तक रिसीवर क्या कर नहीं करता, जब तक रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं कर लेता मैसेज को, अंडरस्टैंड्स द मैसेज, है ना, एंड गिव्स अ रिस्पॉन्स। क्या है ये, इट इज अ साइकिल नॉट अ वन वे रोड, क्या है ये, इट इज अ साइकिल है, साइकिल ऑफ प्रोसेस है ये, वन वे में ये खत्म नहीं होगा। ओके पॉइंट्स में लिखो तो ज्यादा बेटर है। हम्म हम्म अब यहाँ ना हम इसको इसके प्रोसेस से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमने जो टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है, अभी हमने प्रोसेस से पढ़ा है ना, कि पहले क्या चाहिए, सेंडर चाहिए बोलने वाला, एनकोड करने वाला, तो यहाँ पर जो आंसर हम फ्रेम करेंगे ना प्रोसेस से ही एक्सप्लेन कर देंगे कि लास्ट में हमें फीडबैक भी चाहिए। केवल मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई रुकने वाला नहीं था, तो वो मैसेज वन वे था, तो जब तक किसी ने सुना नहीं, जब तक किसी ने समझा नहीं, जब तक किसी ने फीडबैक नहीं दिया, तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो बस ऐसे ही इसको एग्जाम्पल से हम समझा देंगे, फिनिश। ओके तो पहले डिफाइन करेंगे फिर अग्री करेंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे हम, रीजन एंड एक्सप्लेनेशन विद द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम यहाँ अपना रीजन दे रहे हैं, उसमें क्या बोला था कि डू यू अग्री, इफ अग्री देन एक्सप्लेन विद द रीजन, तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रीजंस, क्या है, रीजंस एंड एक्सप्लेनेशन विद द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला क्या था हमारा, सेंडर एंड एनकोड करना, ठीक है, क्योंकि ये ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो दो दो साथ में भी समझाओगे तो चलेगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अच्छा याद है ना 4 मार्कर में हम आंसर लिख रहे हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी ये 1 जून को आपके जून 26 में क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये सेम क्वेश्चन यही था। सबसे पहले क्या है हमारा, सेंडर एंड क्या करना, एनकोड करना, एंड एनकोडिंग। यहाँ पे हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेंडर एंड एनकोडिंग। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द सेंडर हैज अ, द प्रोसेस स्टार्ट when the sender has an idea, उसके दिमाग में क्या होती है, सोच होती है, और वो क्या करता है, एनकोड करता है दैट आइडिया इनटू मैसेज, एंड एनकोड दैट आइडिया इनटू मैसेज, है ना, इनटू मैसेज यूजिंग, कैसे मैसेज में कन्वर्ट करता था, यूजिंग वर्ड्स, सिंबल्स, या फिर अपने जेस्चर्स एटसेट्रा, है ना। यहां पे अगर हम एग्जाम्पल दें तो किसका दें, बोलते हैं मैनेजर चाहता था, मैनेजर वॉन्ट्स स्टाफ to come office at 9 AM। ओके नेक्स्ट क्या करता है, फिर हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट क्या था, सेंडर एनकोड, फिर क्या था,
सेंडर एनकोड हो गया, फिर क्या था, मैसेज एंड कम्युनिकेशन चैनल, है ना, किसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं हम, मैसेज एंड चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, मैसेज एंड चैनल। मैसेज एंड चैनल में क्या बोल रहे हैं, द मैसेज इज एनकोडेड, क्या करा है उन्होंने अब, द मैसेज इज, जो मैसेज है वो क्या है, द मैसेज इज द एनकोडेड इंफॉर्मेशन, जो उसने सोचा था, एनकोडेड इंफॉर्मेशन ही क्या है, हमारा मैसेज है। अब इसको क्या करेंगे, इट इज सेंड थ्रू अ चैनल, और इसको हम क्या कर देंगे, भेज देंगे, इट इज सेंड थ्रू अ चैनल, किसी चैनल, किसी मीडियम के थ्रू हम इसको भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल चैनल लाइक क्या क्या हो सकता है, ईमेल कर दो आप, फोन कॉल कर दो किसी को, फेस टू फेस बात कर लो, ये सब क्या है, आपके चैनल्स हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ने क्या करा, जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है, मैनेजर ने उनको क्या करा, व्हाट्सएप करा, इन्फॉर्म कर दिया। मैनेजर ने क्या करा, मैनेजर सेंड्स व्हाट्सएप मैसेज, मैसेज कैसे करा उसने, व्हाट्सएप करा। लिख देना इसमें, स्टेटमेंट लिखना पूरी, मैनेजर सेंड्स व्हाट्सएप मैसेज, क्या करा उन्होंने, इसमें बोला कि क्या करना है आपको, ऑफिस टुमारो एट 9 AM शार्प, कम ऑफिस, या फिर ऑफिस टाइमिंग क्या है, ऑफिस टुमारो एट 9 AM शार्प। इसके बाद कौन आता है, हमारा रिसीवर आएगा, और रिसीवर क्या करता है, डीकोड करता है ना, रिसीवर आएगा, रिसीवर क्या करता है, डीकोड करता है, और लास्ट में क्या देता है, फीडबैक, और फीडबैक देते ही हमारा आंसर और प्रोसेस दोनों खत्म हो जाएगा, है ना। हमें मेजरली यहाँ पे ना रिसीवर के पर्सपेक्टिव से ही बताना था, लेकिन सीधा रिसीवर के बारे में हम नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने प्रोसेस की हेल्प लेकर के एक्सप्लेन करा इसे, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं रिसीवर एंड डीकोडिंग होगा, क्या होगा, रिसीवर एंड डीकोडिंग होगा। रिसीवर कौन होता है, रिसीवर इज द पर्सन हु गेट्स, बोल रहे हैं रिसीवर कौन है, रिसीवर इज द पर्सन, रिसीवर कौन है, रिसीवर इज द पर्सन हु गेट्स द मैसेज, और जिसके लिए वो मैसेज बना होता है, हु गेट्स द मैसेज, जो मैसेज लेता है, जिसके लिए मैसेज बना होता है, वो डीकोड करता है मैसेज को, ही डीकोड्स द मैसेज, विच मीन्स वो क्या करता है, इसको इंटरप्रेट करता है, विच मीन्स ही इंटरप्रेट्स द सिंबल और वर्ड्स, जो सिंबल और वर्ड्स में उसने मैसेज लिखा था, इंटरप्रेट्स द सिंबल इनटू अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इनटू मीनिंगफुल इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और सक्सेसफुल जो डीकोडिंग है, सक्सेसफुल डीकोडिंग ही लीड करती है, सक्सेसफुल डीकोडिंग लीड्स टू करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सक्सेसफुल डीकोडिंग ही क्या करती है, लीड करती है टू करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। लास्ट क्या है हमारा, लास्ट में क्या करा उसने, अच्छा इसमें एग्जाम्पल में, इसमें हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, तो एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, क्या करा था उन लोगों ने, एम्प्लॉइज ने मैसेज को रीड करा और समझ लिया, जो मैनेजर ने सेंड करा था व्हाट्सएप पे मैसेज, स्टाफ ने रीड करा, स्टाफ रीड्स द दैट व्हाट्सएप मैसेज, उस व्हाट्सएप मैसेज को उन्होंने क्या करा, रीड करा, विच मीन्स उन्होंने क्या करा, अंडरस्टैंड करा, एंड अंडरस्टैंड
that they have to report to office at 9 AM। उन्होंने इस चीज को समझा कि हमें क्या करना है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा फीडबैक, जो प्रूफ है कि ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, फीडबैक। एंड फीडबैक के लिए ही हमने ये सब समझाया, जो क्या कर रहा है, प्रूव है, इट इज प्रूफ ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, इट इज अ प्रूफ ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। फीडबैक ने क्या करा, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन, जो पर्सन क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट only when the receiver gives the feedback, and confirms whether the message was understood correctly or not, and confirms whether the information was understood correctly or not। क्या कह रहे हैं, विदाउट फीडबैक sender will not, without feedback sender will not know if the communication succeeded or not, if communication succeeded। तो यहां पे स्टाफ ने क्या करा, रिप्लाई करा, एंड उन्होंने क्या करा, ऑफिस में रिपोर्ट करा, वो पहुंच गए ऑफिस। तो एग्जाम्पल में क्या है, स्टाफ रिप्लाइज ओके। तो यहां पे आपका कम्युनिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इसमें कंक्लूजन लिखेंगे, देयर इज नो फीडबैक, तो इट इज नॉट। कंक्लूजन में हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट स्टेप है आपके आंसर का, ये कंक्लूजन देना जरूरी है। कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, इफ देयर इज नो फीडबैक इट इज ओनली इंफॉर्मेशन गिविंग, नॉट कम्युनिकेशन। अगर आपने फीडबैक नहीं दिया तो सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। इफ देयर इज नो फीडबैक तो विच मीन्स इट इज ओनली इंफॉर्मेशन गिविंग, नॉट communication, not communication। Since we can conclude that communication is always a two-way process, since we can say or conclude that communication is always two-way process। कैसे समझाओगी, लेकिन एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। अभी तो हमने क्या करा है कि वर्ड लिमिट इतना वैसे सफिशिएंट है, एक्सप्लेन तो देखो पूरा करना पड़ेगा तुम्हें इसमें। लेकिन तुम्हें ये एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि सेंडिंग और डिकोडिंग में सिर्फ तुम एग्जाम्पल देकर के समझा दो,
और थोड़ा सा ये जो हमने लैंग्वेज लिखा है इसको थोड़ा सा और कंसाइज कर दो, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा 2 वे के लिए, प्रोसेस में तुम काट नहीं सकती हो। इसमें क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हमने एग्जाम्पल्स ऐड करे हैं, वैसे एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है। 6 मार्कर क्वेश्चन आए, 8 मार्कर क्वेश्चन आए तो आंसर्स के साथ लिख देना। अगर 4 मार्कर है तो विदाउट एग्जाम्पल्स लिख देना। मैंने आंसर्स के साथ बोल दिया था, सॉरी, एग्जाम्पल्स के साथ। अगर 4 मार्कर आए तो एग्जाम्पल स्किप कर देना, 8 मार्कर आए तो एग्जाम्पल के साथ लिख देना, ठीक है। लेकिन प्रोसेस तो तुम्हें डालना पड़ेगा। अभी तो हमने उन 7 स्टेप्स को क्या करा है, हमने 4 पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया, 4 या 5 पॉइंटर्स में लिख दिया, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में क्या क्या करा हमने, 21 टर्म्स को रिवाइज करा है, 5 नई टर्म्स हमने करी हैं, और जो ऑलरेडी कर ली थी वो सारी रिवाइज करी हैं, प्रोसेस सीखा और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना है, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट है, तुम्हें भी बता दूं मैं। हाँ, टेस्ट किस चीज़ का है, 21 टर्म्स का है। जो 5 टर्म आज हमने नहीं करी हैं, हाँ, वो सारी टर्म्स डेफिनेशन के साथ वर्ड टू वर्ड लर्न करना है यार। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना तो हो जाएगा, है ना। एक साथ में तुम्हें, चलो सेशन को एंड कर दे, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो टेस्ट अभी तुमसे बात करती हूँ मैं।